अच्छा, ये देखें अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोना को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना एक फिनोमिना है जो हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों पे अपीयर होता है। कंडक्टर के अराउंड जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से एक वॉयलेट कलर का एक ग्लो सा उसके अराउंड बनता है कंडक्टर के। हिसिंग साउंड आती है और ओजोन जो गैस है ना वो बनती है। ये तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोरोना इफेक्ट की। तो ये सिंस कोरोना अकर्स ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द लाइन कंडक्टर्स, it is affected by the physical state of the atmosphere as well as by the condition of the line। तो ये जो कोरोना है ना, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर, और लाइन जो है उसकी कंडीशन क्या है, साफ है या उसमें कोई डस्ट वगैरह आ गई है या पोल्यूशन उस पर जमा हो गया है। तो ये अगर आप लाइनों के नीचे से गुजरेंगे ना, ये के इलेक्ट्रिक की लाइनें हैं, 220 केवी की जो बल्दिया की तरफ है लाइनें, बारीपुर की तरफ है, या इसमें नीचे जब उसके खड़े होंगे ना लाइन के, तो आपको ये आवाज़ और ये सारी चीज़ें आपको जो है नज़र आएंगी, दिखाई भी देंगी। और ये ज़्यादा फिनोमिना जो है ना, जब वेदर कंडीशन काफ़ी मॉइस्ट वेदर होता है, हैवी वेदर होता है बारिशों के ज़माने में, या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जब ये कोरोना इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाज़ह होता है। तो इसके दो 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 चीज़ों का इस पर असर होता है कोरोना पर। एक तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और दूसरा कंडीशन ऑफ द लाइन। तो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एज कोरोना इज फॉर्म ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर तो लाइव होता है ना, उसमें पोटेंशियल भी होता है, वोल्टेज भी होता है। तो उसके गिर्द जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एज कोरोना इज फॉर्म ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर्स, therefore it is affected by the physical state of atmosphere in the stormy weather। अगर बहुत हैवी वेदर है, बारिशों का बारिशें हैं जैसे, या फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, द नंबर ऑफ आयंस इज़ मोर देन नॉर्मल। तो एयर, जब वेदर अगर बहुत ज़्यादा हैवी होगा, स्टॉर्मी वेदर होगा, तो एयर में आयंस वगैरह होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल, आयंस, ये उसमें एयर में मौजूद होते हैं। इज़ मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा होंगे अगर इस तरह का स्टॉर्मी वेदर होगा। एज सच कोरोना अगर्स एट मच लेस वोल्टेज एज कम्पेयर्ड विद फेयर वेदर। अगर ड्राई वेदर है, बिल्कुल फेयर वेदर है, तो उसमें इतने ज़्यादा हैवी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी नहीं। लेकिन अगर स्टॉर्मी वेदर है तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है एयर में वो भी ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो कोरोना जो है वो स्टॉर्मी वेदर में या हैवी वेदर में कम वोल्टेज पर भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, अकर हो जाएगा। लेकिन उसके फेयर वेदर अगर है तो उसमें ये कम वोल्टेज पे इसका इफेक्ट आपको कोरोना का नहीं होगा, अगर बिल्कुल फेयर वेदर ड्राई वेदर है। लेकिन ड्राई वेदर नहीं है तो उसमें कम वोल्टेज भी अगर है, तो ये जो कोरोना का जो फिनोमिना है ना, ये है वोल्टेज डिपेंडेंट। ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर जो वोल्टेज ग्रेडियंट है या पोटेंशियल जो है वो आयन एयर को आयनाइज कर देता है, तो ये सारा वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर इसीलिए इसमें ये यही बताने का मकसद है कि अगर स्टॉर्मी वेदर है तो कम वोल्टेज पे भी कोरोना अपीयर हो जाएगा, और अगर ड्राई वेदर है तो उस कम वोल्टेज पे नहीं होगा। उसके लिए बहुत वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हुआ फिर जाके होगा वो। फिर दूसरा ये है कंडक्टर का साइज। ये कोरोना इफेक्ट्स ऑफ द शेप एंड कंडीशन ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर की शेप पर और उसकी जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो तो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है ना,
तो उस पर हर चीज़ का असर होता है। डर्ट भी बैठ रही है, डस्ट भी उस पर जमा हो सकती है, और उसमें अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया से लाइन गुजर रही है तो वहाँ और भी ज़्यादा, या समंदर के करीब से गुजर रही है तो उसमें पॉल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट उस पर लाइन के ऊपर आ सकता है। द रफ एंड इरेगुलर सरफेस विल गिव राइज टू मोर कोरोना। अगर रफ कंडक्टर की सरफेस पे ये जो फॉरेन पार्टिकल्स अगर जमा हो जाएंगे तो उसकी सरफेस भी रफ हो जाएगी और इरेगुलर हो जाएगी, स्मूथ नहीं होगी, साफ नहीं होगी सरफेस। इस वजह से कोरोना के बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द रफ एंड इरेगुलर सरफेस विल गिव राइज टू मोर कोरोना बिकॉज अनइवननेस ऑफ द सरफेस डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये फॉरेन पार्टिकल्स या ये वेदर इफेक्ट्स, जो ये डस्ट या डर्ट कंडक्टर के ऊपर अगर जम जाएगी तो उससे उसकी सरफेस जो है ना वो अनइवन हो जाएगी। तो अनइवन अगर होगी तो वो उसको जो है उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है जिस पर कोरोना फॉर्म होता है वो कम वोल्टेज पर भी वो कोरोना का इफेक्ट अकर होना शुरू हो जाएगा। Thus, a standard conductor has irregular surface and hence gives rise to more corona than a solid conductor। क्योंकि सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले में जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है ना, उसकी जो सरफेस है वो अनइवन होती है, इसलिए उसमें कोरोना अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले में। तो ये दो इफेक्ट तो ये हो गए जो फैक्टर हो गए जो अफेक्ट करते हैं कोरोना को। तीसरा ये स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। जो स्पेसिंग जो होती है, 3 कंडक्टर होते हैं, रेड येलो ब्लू, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स इज मेड वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड विद देयर डायमीटर्स देयर मे नॉट बी एनी कोरोना इफेक्ट। अगर कंडक्टर के दरमियान स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा कर देंगे हम तो फिर भी जो, क्योंकि ये जो कोरोना है ना, ये दो कंडक्टर के दरमियान जो 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 पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ये बन रहा है। तो अगर हम स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो फिर कोरोना इफेक्ट भी अपीयर, अगर बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग कर देंगे उसके कंडक्टर के डायमीटर के मुकाबले में तो कोरोना के इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज लार्जर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर reduces the electrostatic stresses at the conductor surface, thus avoiding corona formation। तो ये एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है कोरोना को वो है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो कोरोना का इफेक्ट जो है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कोरोना फॉर्मेशन को। आखिरी जो है वो है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जैसे मुख्तलिफ लाइन्स पर लाइन वोल्टेज पर ऑपरेट करती हैं ट्रांसमिशन लाइन्स, 66 kV, 132 kV, 220, 500। द लाइन वोल्टेज ग्रेटली अफेक्ट्स कोरोना। जैसे जो बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन है ना उस पर इसका कोरोना का इफेक्ट आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट या वाज़ेह नज़र आएगा। द लो वोल्टेज लाइन वोल्टेज ग्रेटली अफेक्ट कोरोना। इफ़ इट इज़ लो देयर इज़ नो, एक मिनट होल्ड करें। There is no the line voltage greatly affects corona if it is low। अगर लाइन वोल्टेज लो है there is no change in the condition surrounding the conductors and hence no corona is formed। तो लो वोल्टेज पे इसका कोरोना का इफेक्ट इतना नहीं होता जितना कि हाई वोल्टेज पर होता है। However, if the line voltage has such a value that electrostatic stresses developed at the conductor surface make the air around the conductor conducting, then corona is formed। तो बहुत सी 66 kV लाइन पे कोरोना नहीं होगा ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा। अगर बिल्कुल ड्राई वेदर है, अगर बहुत हैवी वेदर है तो उस पर हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस एक मेन फैक्टर है जो कोरोना के
कम या ज़्यादा होने को जिससे डिपेंड करता है। तो कम वोल्टेज पे इसका इफेक्ट नहीं होगा कोरोना का, लेकिन जो हाई वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज अगर हाई है तो उस पर तो एक फैक्टर ये है लाइन वोल्टेज जो कोरोना को अफेक्ट करता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इसी कोरोना से मुतालिक हैं। द फिनोमिना ऑफ कोरोना, जब डिज़ाइन करते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन का, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का, तो उस वक्त कोरोना का इफेक्ट है इसको भी, क्योंकि इसमें कोरोना के इफेक्ट में ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं और इसमें लॉसेस भी होते हैं कोरोना में। और ये जो कोरोना है ये कम्युनिकेशन सर्किट्स को भी डिस्टर्ब करता है कोरोना फिनोमिना। तो इसीलिए जब डिज़ाइन की जाती है ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड तो इसको भी कंसीडर करते हैं कोरोना के इफ़ेक्ट को। इसीलिए ये कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जब जो डिज़ाइन में उसके आप करते वक्त उसकी कैलकुलेशन भी आप इसको की जाती है। Therefore, it is profitable to consider the following terms much used in the analysis of corona effect. तो एक तो है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या है? इट इज़ द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। इट इज़ द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स। कंसिडर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर फर्ज करें आप, एक सपोज करें दो कंडक्टर, दोनों का रेडियस r सेंटीमीटर है और उनकी जो दरमियान जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो है d सेंटीमीटर। इफ़ v इज़ द फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज और फेज टू न्यूट्रल पोटेंशियल, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द कंडक्टर सरफेस इज गिवन बाई, ये इसका फार्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जबकि कंडक्टर का रेडियस r सेंटीमीटर है और दोनों कंडक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d सेंटीमीटर। ये g जो है सिंबल है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू v अपॉन r ln d अपॉन r वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट फॉर्म होता है ना, जो डिपेंड करता है उस पर उसके डिस्टेंस पे, इसीलिए इसका यूनिट जो है ना वो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर है। In order that corona is formed, the value of G must be made equal to the breakdown strength of air. अब एयर भी एज एन इंसुलेशन एक्ट करती है और कंडक्टरों के दरमियान एयर होती है, तो एयर का भी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर एयर की इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी वो कहलाती है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये जब आप चार्ट जाके देखेंगे ना, इससे अगर नेट पे या बुक में, तो वहाँ मुख्तलिफ मटेरियल की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ दी होती है कि किस वोल्टेज पर जाके वो इंसुलेशन जो है ब्रेक हो जाएगी। तो इन ऑर्डर दैट कोरोना इज फॉर्म, अब कोरोना फॉर्म करने के लिए आपको जो वैल्यू ऑफ जी इतनी करेंगे, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू इतनी आप करेंगे कि उसका जो है एयर की जो ब्रेक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाए। द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, अब ये ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर है क्या? ये बाकायदा ख़ास वैल्यू पे मेजर की हुई है। 76 सेंटीमीटर प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये वैल्यूज़ हैं कि प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर है, ये बैरोमीटर से बैरोमेट्रिक प्रेशर है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ एयर की जो होगी वो होगी 30 kV पर सेंटीमीटर। 30 kV पर सेंटीमीटर पर जाके वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आपने अगर इसकी ब्रेक डाउन करना है एयर का, तो इस वैल्यू पर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ले जाना पड़ेगा, जी की वैल्यू। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है 30 kV पर सेंटीमीटर, ये है मैक्सिमम वैल्यू। और अगर इसको RMS में कन्वर्ट करेंगे तो RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये होगी 21.2 kV पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो है ये इन कंडीशंस में है कि प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और इसको जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर है, इसको जो हम डिनोट करेंगे जी नॉट से।
अगर जी, ये ऊपर जो जी का फार्मूला मैंने दिया है, ये जी अगर जी नॉट के बराबर हो जाएगा, एयर की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा, तो एयर का ब्रेकअप हो जाएगा और आपको फिर कोरोना का नजर आएगा। फर्ज करें इफ वी सी इज द फेज टू न्यूट्रल पोटेंशियल रिक्वायर्ड अंडर दीज कंडीशन। जो मैंने पिछले स्लाइड में कंडीशन दिखाई थी कि प्रेशर जो है, बैरोमेट्रिक प्रेशर वो है 76 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जी नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? ये जो फार्मूला है ये एयर के लिए है सिर्फ, और उन्हीं कंडीशंस पे है जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई है कि 76 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सेंटीमीटर उसका प्रेशर हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू वी सी आर डिवाइड बाई आर एल एन डी अपन आर, वेयर जी नॉट इज द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट 76 सेंटीमीटर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला जो है ये सिर्फ एयर के लिए है पोटेंशियल ग्रेड, और ये एप्लीकेबल जब ही होगा जब ये कंडीशन होंगी कि प्रेशर 76 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उस वक्त ये जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? 30 kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम और 21.2 kV पर सेंटीमीटर RMS। तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी सी इज इक्वल टू, यहाँ से वी सी की वैल्यू निकाल दी हमने, जी नॉट आर एल एन डी अपॉन आर। ये सिर्फ सिंपली ये इसको जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके चले गए जी नॉट के साथ। तो ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ये आ गई है। तो ये जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है जो एयर की उसकी स्ट्रेंथ को ब्रेक करेगा, ये इन कंडीशंस पर ही होगा जो ये हाईलाइट मैंने की हैं। प्रेशर भी 76 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द अबव एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये मैंने अभी बताया ना कि 75 मरकरी का सिंबल है ये Hg, ये आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये फार्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल है। और ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी इन्हीं कंडीशंस में है जो ये मैंने हाईलाइट की है। हाउएवर इफ दिस कंडीशंस वेरी, फर्ज करें ये कंडीशंस वेरी कर जाती हैं, ये जो 76 सेंटीमीटर प्रेशर और टेम्परेचर ही वेरी करते हैं। फर्ज करें क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, जैसे हाउएवर इफ दिस कंडीशंस वेरी द एयर डेंसिटी आल्सो चेंजेस। एयर की डेंसिटी भी चेंज होती है वेदर के साथ। हैवी वेदर होगा तो उसमें आयंस ज़्यादा होंगे एयर में, तो उसकी एयर डेंस हो जाएगी, हैवी एयर भी हैवी हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर ड्राई वेदर है फेयर वेदर है तो उसमें एयर की डेंसिटी कम होगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है एयर की डेंसिटी। तो ये फार्मूला भी उसकी डेंसिटी पर ही, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी उस पर जब डेंसिटी चेंज होगी एयर की तो ये वैल्यूज जो है टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। तो हाउएवर इफ दीज कंडीशंस वेरी, अगर ये कंडीशन जो हैं ये वेरी करती हैं, द एयर डेंसिटी आल्सो चेंजेस प्लस अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ जी नॉट। तो जी नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है एयर का जी नॉट, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। द वैल्यू ऑफ जी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी। अगर एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आयन ज़्यादा होंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो ब्रेक डाउन वोल्ट जी नॉट जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयर डेंसिटी के। फिर ये दस द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अगर अब हम ये अभी तो हमने स्पेसिफिकली एयर के रेफरेंस से हमने पढ़ा था, अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं कि कोई भी बैरोमेट्रिक प्रेशर हो, फर्ज करें बी है बैरोमेट्रिक प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट becomes delta G naught. Thus the breakdown strength of air at a barometric pressure of 20 centimeter of mercury and temperature 3 degree centigrade becomes ये delta sigma G naught, where sigma is equal to air density factor. अब ये air density factor है, ये
फार्मूला फिक्स है, एम्पिरिकल फार्मूला है ये, ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये ड्राइव नहीं किया बल्कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अंडर दी स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है जैसे मरकरी का जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जी की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन वेरी करती हैं तो उसी तरह भी जी की वैल्यू भी चेंज होगी, ये सिग्मा की वैल्यू भी चेंज होगी। फिर जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा एयर का। देयरफॉर फिर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वीसी बराबर होगा जी नॉट सिग्मा आर एल एन डी अपॉन आर। ये सिग्मा आ गया, इसका मतलब ये है कि अब ये जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज थी उस पर नहीं है, ये एयर की किसी भी वैल्यूज पर अप्लाई हो सकता है। ये वाला फार्मूला जनरलाइज फार्मूला है ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का। करेक्शन मस्ट आल्सो बी मेड फॉर द सरफेस कंडीशंस ऑफ द एयर। अब जैसे कंडक्टर, जैसे अब कंडक्टर का मैंने बताया ना, वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है कंडक्टर, उस पर हर किस्म के मतलब डस्ट डर्ट, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, समुद्र के करीब है तो ज़्यादा उसके मतलब खराब गंदे होने के चांसेस हैं। तो उसका जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर का भी एक फैक्टर है जो इस पे अप्लाई होगा फार्मूले के ऊपर, उसको भी कंसिडर किया जाएगा सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर को। दिस इज अकाउंटेड फॉर बाय मल्टीप्लाइंग दी अबव एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन थी वी सी जी नॉट सिग्मा आर एल एन डी अपॉन आर, उस पर ये करेक्शन फैक्टर लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कंडीशन ऑफ सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर को, और ये कहलाएगा इरेगुलरिटी फैक्टर। मतलब कंडक्टर जो है वो स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस इरेगुलर है, इसलिए इस फैक्टर का नाम दिया है इरेगुलरिटी फैक्टर, और इसको डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है एम नॉट से। फार्मूले में ये भी आ जाएगा एम नॉट। अब ये फार्मूला जो बन जाएगा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फार्मूला होगा वी सी एम नॉट जी नॉट सिग्मा आर एल एन डी अपॉन आर। अब इसमें ये हमने जो है फैक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये वी सी बराबर है के वी पर फेज। अब इसकी एम नॉट की वैल्यू क्या है? अगर बिल्कुल स्मूथ कंडक्टर है, पॉलिश्ड कंडक्टर है, कोई उसमें रेगुलरिटी नहीं है सरफेस में, तो वो उसकी एम नॉट की वैल्यू होगी 1, जैसे नीचे लिखी हुई हैं। और पॉलिश कंडक्टर एम नॉट की वैल्यू 1, जब ये 1 होगी तो फिर ये फार्मूला वही वाला बन जाएगा, ये जो ऊपर इससे पहले जो दिया गया है। अगर डर्टी कंडक्टर है तो उसकी वैल्यू होगी एम नॉट की 0.98 से लेकर 0.92 तक, और अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स है तो उसकी वैल्यू होगी 0.87 से लेके 0.8। तो ये एम नॉट जो इरेगुलरिटी फैक्टर है जो सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी ये मुख्तलिफ कंडीशंस में ये वैल्यू दी हुई है एम नॉट की। पॉलिश कंडक्टर के लिए 1 है और डर्टी कंडक्टर्स के लिए 0.98 से 0.92 है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के लिए। तो जब ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन किया जाता है तो कोरोना इफेक्ट को भी कंसिडर करते हैं, तो फिर उसकी जो इन्हीं फार्मूले से उसकी जो वैल्यू निकालते हैं कि क्रिटिकल किस वोल्टेज पे जाके कोरोना ने फॉर्म होना है। तो ये उसकी ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरोना का भी। कोरोना से अगर कोरोना बहुत ज़्यादा हैवी, कोरोना से ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और एटमॉस्फेयर भी हैवी है तो वो कंडक्टर आपस में एक ब्रिज बन सकता है, और फिर वो दैट विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम। अब एक तो था क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज और दूसरा है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ये विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या है? ये दो वोल्टेजेस हैं जो कोरोना की कैलकुलेशन में कंसीडर किए जाते हैं। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जो है वो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, इट इज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स।
ये विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के बाद की है कंडीशन जिस पर कोरोना ग्लो अपीयर्स होता है ऑल अलोंग दी लाइन कंडक्टर्स। ये भी मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स ऑल अलोंग दी लाइन कंडक्टर। तो जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की, तो हम मिनिमम वोल्टेज लेंगे, मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो खतरनाक होगा, तो मिनिमम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट इन केस ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स द कोरोना ग्लो does not begin at the disruptive voltage Vc, critical disruptive voltage Vc, but at a higher voltage Vv। अब ये जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है इसको आपने रिप्रेजेंट किया है V सबस्क्रिप्ट V के साथ, ये क्रिटिकल विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, और Vc जो है वो है डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। तो कोरोना का जो ग्लो है वो अपीयर होगा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज पर। द फेज टू न्यूट्रल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज गिवन बाय द फॉलोइंग एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का फार्मूला है। ये वी इज इक्वल टू एम वी जी नॉट सिग्मा आर ब्रैकेट 1 प्लस 0.3 अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा आर फिर एल एन डी अपन आर के वी पर फेज। ये फार्मूले जो है ना ये एम्पिरिकल है, जैसे इससे पहले भी एम्पिरिकल फार्मूला आया था वो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है, ये आपने याद करने हैं। अगर न्यूमेरिकल आया तो या तो ये न्यूमेरिकल के साथ फार्मूला हो सकता है दिया हुआ हो, लेकिन ये आपको कोशिश करें कि याद कर लें। फिर जिस तरह उसमें इरेगुलरिटी फैक्टर लगा था विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज में, सॉरी डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज में, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज में, इसी तरह ये जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है इसमें भी ये इरेगुलरिटी फैक्टर लगेगा। उसमें जो इरेगुलरिटी फैक्टर था वो था एम नॉट, ठीक है, वो था विजुअल क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के लिए। अब इसमें जो है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज में इसमें जो इरेगुलरिटी फैक्टर है वो है एम वी, एम विथ सबस्क्रिप्ट वी इज अनदर इरेगुलरिटी फैक्टर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर पॉलिश कंडक्टर्स। अब पॉलिश कंडक्टर के लिए ये इसकी वैल्यू है 1.0 और जो रफ कंडक्टर्स हैं उसके लिए इसकी वैल्यू है 0.72 से लेके 0.82 तक। तो ये दो वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं जो कि कोरोना कैलकुलेशन में कंसिडर होते हैं। पहला था क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज और दूसरा ये था विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। ये इसीलिए कि ये जो कोरोना का इफेक्ट जो है ये वोल्टेज रिलेटेड फिनोमिना है, वोल्टेज की वजह से होता है, बनता है कोरोना। अच्छा, तीसरा है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। अब कोरोना में पावर लॉस भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोरोना इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एनर्जी लॉस which is dissipated in the form of light, sound and chemical action। लाइट तो वही अल्ट्रावायलेट ग्लो, साउंड हिसिंग और केमिकल एक्शन ओजोन गैस। तो ये तीनों चीज़ें इसमें कोरोना में आपको कोरोना फिनोमिना में ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो लाइट की शक्ल में है, हिसिंग जो है वो साउंड है, और ओजोन गैस की फॉर्मेशन है वो है केमिकल एक्शन। When disruptive voltage is exceeded, the power loss due to corona is given by, तो ये फार्मूला ये भी एक एम्पिरिकल फार्मूला है, ये पावर लॉस ड्यू टू कोरोना P इज इक्वल टू 242.5 ब्रैकेट F प्लस 25 अपॉन सिग्मा फिर ये स्क्वायर रूट R अपॉन D V माइनस वी सी इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। तो इसको भी याद कर लें किलोवाट, क्योंकि पावर लॉस है तो ये किलोवाट इसकी यूनिट है, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ये पावर लॉस का फार्मूला भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी कोशिश करें याद हो जाए, वरना अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर उसको हो सकता है इसके फार्मूले भी साथ में प्रोवाइड किए जाएं।
इसमें एफ क्या है? एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। इसके यूनिट जो है सब फ्रीक्वेंसी के वो या तो हर्ट्ज होंगे या साइकिल पर सेकंड। इसी तरह वी जो है ये फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, और ये जो होगी आरएमएस में होगी, रूट मीन स्क्वायर। एक तीन वैल्यू होती है ना, एक होती है एवरेज, एक होती है मैक्सिमम, और एक कहलाती है आरएमएस। तो ज़्यादा जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू दी होती है। और इसी तरह ये वीसी जो है ये है डिसरप्टिव वोल्टेज, ये इसकी वैल्यू भी आरएमएस में होगी पर फेज। तो ये वैल्यू जो जैसे मैंने बताया ना वोल्टेज की या करंट की, वो जो दी होती हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में वो आरएमएस वैल्यूज होती हैं, मैक्सिमम या एवरेज नहीं होती। आरएमएस वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो एसी वेव है उसको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर उसका रूट, उन वैल्यूज़ का मीन लेते हैं, फिर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फिर नेक्स्ट है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कोरोना की क्या हैं। कोरोना हैज़ मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन द करेक्ट डिज़ाइन ऑफ अ हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन अ बैलेंस शुड बी स्ट्रक बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेजेस भी हैं कोरोना की और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जब डिज़ाइन वगैरह करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का और इसकी कोरोना की कंसिडरेशन हम करेंगे, तो दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना पड़ेगा एडवांटेज डिसएडवांटेज के दरमियान। एडवांटेज क्या है? और ड्यू टू, सर एक हाँ सवाल है, वो जी, अभी पीछे पावर का फॉर्मूला था, तो उस पावर के फॉर्मूले में सिग्मा क्या चीज थी? सिग्मा ये मैंने पीछे, ये सिग्मा ये एयर डेंसिटी फैक्टर। ठीक है सर। तो इसकी एडवांटेज है ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर becomes conducting and hence virtual diameter of the conductor is increased। अब एक तो कंडक्टर इटसेल्फ है, जब उसके इर्द गिर्द जो एयर है वो भी कंडक्टिंग हो जाएगी। इससे मतलब क्या होगा कि एयर कंडक्टर का डायमीटर बढ़ गया, वहाँ भी पावर लॉस हो रहा है, वहाँ भी करंट चल रहा है। तो कंडक्टर का डायमीटर समझे वर्चुअल डायमीटर है, वर्चुअल एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल होगा ये परमानेंट नहीं है। कंडक्टर का अपना डायमीटर तो फिक्स है ना, परमानेंट है। और ये जो वर्चुअल है ये तो एक कंडीशन के तहत क्रिएट हो रहा है। तो इसी वर्चुअल डायमीटर की वजह से कंडक्टर का डायमीटर जो है बढ़ जाएगा। द इंक्रीज डायमीटर रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस बिटवीन द कंडक्टर्स। अब जब ये डाया बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस हैं कंडक्टर के दरमियान वो भी कम हो जाएंगी। तो ये एक एडवांटेज है इसका कोरोना का। कोरोना रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सर्जेस। दूसरा इसका जो एडवांटेज है कोरोना का ये है कि इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट्स। जो सिस्टम में जो सर्जेस आते हैं ना, सर्जेस में भी ड्यू टू स्विचिंग ऑफ द सर्किट या ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक्स, तो उसमें जो इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांजिएंट वोल्टेज, ट्रांजिएंट, तो उसके इफेक्ट को भी ये रिड्यूस करता है कोरोना। ये इसकी दो एडवांटेज है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कोरोना इज अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ एनर्जी, दिस अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द लाइन। अब क्योंकि कोरोना में एनर्जी लॉस भी होता है, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कोरोना की वजह से। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेज है ये कि ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोना। और कोरोना से जैसे मैंने बताया ना, तीन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं कोरोना फिनोमेना में। एक तो वायलेट कलर की लाइट ग्लो, दूसरा हिसिंग नॉइस, और तीसरा जो है ओजोन गैस। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोना एंड मे कॉज कोरोजन ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू केमिकल एक्शन। ठीक है, तो ये उसकी कंडक्टर की सरफेस को ओजोन लेयर जो है वो कोरोड भी कर सकती है। तीसरा है द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना इज नॉन साइनोसाइडल। जो कोरोना में जो लॉस हो रहा है ना करंट की वजह से, तो वो करंट वो साइनोसाइडल नहीं होगा। हमें तो जो पावर फ्रीक्वेंसी की वेव है वो साइनोसाइडल है, लेकिन ये जो कोरोना में जो करंट है, जो ड्रा करेगा करंट कोरोना की वजह से होगा, वो होगा नॉन साइनोसाइडल। एंड नॉन साइनोसाइडल वोल्ट, दोनों करंट भी नॉन साइनोसाइडल होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी
नॉन साइनोसाइडल होगा। दिस में कॉज इंडक्टिव इंटरफेरेंस विद नेबरिंग ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इससे जो है वो दूसरी जो नेबर में दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है उस पर भी इसका इफेक्ट जा सकता है। The current drawn by the line due to corona is non-sinusoidal and non-sinusoidal voltage drop occurs in the line. This may cause inductive interference with neighboring transmission lines. तो ये कोरोना की एडवांटेज हैं और ये 3 डिसएडवांटेज है। तो जब डिज़ाइन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का और कोरोना के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस लेके चलना होता है। सर हम लोग की ट्रांसमिशन की लैब है, अगर क्लास थोड़ी जल्दी ऑफ हो जाए तो। कब है लैब? सर 2 बजे। तो बहुत टाइम है सर 1 घंटे का तो रास्ता है सिर्फ सर, फिर तैयार होने में भी टाइम लगता है। तुम क्या? अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले अगर ऑफ कर देना। ठीक है। फिर ये मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं? इट हैज बीन सीन दैट इंटेंस कोरोना इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड at a working voltage of 33 kV or above. Therefore, careful design be made to avoid corona on the substation or bus bars rated for 33 kV and higher voltages. Otherwise, highly ionized air may cause flashover in the insulators or between the phases, causing considerable damage to the equipment. ये बहुत खतरनाक फिनोमिना है कोरोना का। ये आपस में 2 कंडक्टर्स को, 2 बस बारों को ये शॉर्ट भी कर सकता है अगर काफ़ी इसका इफेक्ट बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे तो बहुत ज़्यादा है। द कोरोना इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। कंडक्टर का साइज बढ़ाकर कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज द वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स इज रेज्ड। कंडक्टर का साइज बढ़ा देंगे तो हमें जो कोरोना के इफेक्ट क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। एंड हैंस कोरोना इफेक्ट्स आर कंसिडरेबली रिड्यूस। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट ACSR कंडक्टर्स which have a large cross sectional area are used in transmission lines. ACSR का क्या मतलब है, कोई बताएगा? ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। ये टाइप ऑफ कंडक्टर है जो ट्रांसमिशन लाइन में चाहे 11 kV की हो चाहे उससे ऊपर हो, ये इस्तेमाल होता है। ये कहलाता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो टर्म्स चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी आई थी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर, ACSR, टाइप्स ऑफ केबल, इनकी जो एब्रीविएशन को ख़ास तौर से आप जो है याद करें, समझें, ताकि वाइवा में ये छोटे छोटे सवाल ही पूछे जाते हैं। सिर्फ वाइवा में ही नहीं, अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह के छोटे छोटे सवाल ही पूछेंगे। वो लंबी लंबी थ्योरियाँ, लंबे लंबे फार्मूले वो नहीं पूछे जाते। ये छोटी छोटी चीज़ों से टेस्ट किया जाता है कि इसको कितनी नॉलेज है और कितनी डेप्थ में जाके इसने पढ़ा है, स्टडी की है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग। एक तो डायमीटर आपने बढ़ा दिया कंडक्टर का, दूसरा उसकी स्पेसिंग कंडक्टर के दरमियान आपस में बढ़ा के। बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स the voltage at which corona occurs is raised and hence corona effect can be eliminated. However, spacing cannot be increased too much. Spacing अब ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसकी भी limitations है सारी। वो इसलिए कि however spacing cannot be increased too much, otherwise the cost of supporting structure, for example bigger cross arm and supports, में इंक्रीज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और आपको साइज भी बड़ा रखना पड़ेगा क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए। क्रॉस आर्म का साइज और सपोर्ट का साइज ज़्यादा रखेंगे ताकि उसकी क्लियरेंस मेंटेन रहे। तो दूसरा तरीका ये है। अब ये कोरोना का जो है यहाँ पर एंड है और इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी जो हैं कोरोना के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है
या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको ओवरहेड कंडक्टर्स के थ्रू आप लेकर जाएं, या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू लेकर जाएं, अंडरग्राउंड लेकर के केबल। अच्छा, केबल जो है वो ज़मीन के अंदर ही उसको जो है वो लेके जाते हैं। और बाज़ जगह आप देखेंगे पंजाब वगैरह में, लाहौर में अगर जाना हो तो वहाँ 11 kV के केबल भी ओवरहेड पर कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे रन किए हुए हैं, ऊपर भी नज़र आएंगे। तो ऊपर तो ये अंडरग्राउंड ही केबल है, अंडरग्राउंड ही इस्तेमाल होते हैं। अब अगर आप इसको इसीलिए ओवरहेड पे कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर उठाएंगे कैसे। लेकिन इसीलिए क्लासिफिकेशन इसकी, दूसरा तरीका जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का है वो है केबल्स। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, केबल जो है वो एक मखसूस स्पेशल कंडीशंस में ही इस्तेमाल किया जाता है केबल। और इसलिए केबल इसलिए इस्तेमाल भी नहीं करते कि केबल की कॉस्ट जो है वो 10 टाइम ज़्यादा है ओवरहेड की कॉस्ट से। और क्योंकि हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर बहुत हाई वोल्टेज पे करते हैं, 765 kV, 1500 kV, 500 kV, 220 kV, तो इस इंसुलेशन लेवल का केबल भी अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो वो भी कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ज़्यादा जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड लाइन के थ्रू ही होती है। ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक पावर ओवरहेड लाइन के थ्रू होता है की जाती है। अब इसको अंडरग्राउंड केबल को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो इसको क्लासिफाई करने के लिए ये क्राइटेरिया हैं 5 जो मेन क्राइटेरिया ना वही डिस्कस यहाँ किया है। हो सकता है इसके अलावा भी और क्राइटेरिया हो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। तो 1 मिनट होल्ड करें। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जिसके ज़रिए हम क्लासीफाई अंडरग्राउंड केबल को क्लासीफाई करते हैं। पहला जो है वो है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन दी केबल। बहुत सारे कंडक्टरों से मिलकर एक केबल बनता है। तो एक तो ये कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द केबल। दूसरा है वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल, वोल्टेज रेटिंग की बेस पर क्लासीफाई करेंगे। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, उसकी केबल की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे। चौथा है टाइप एंड थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यूज। फिर पांचवा है इंस्टॉलेशन एंड लेइंग ऑफ द केबल। इंस्टॉलेशन और ले करने के भी बहुत सारे तरीके हैं केबल को, उसकी बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे अंडरग्राउंड केबल्स। वो पहला जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द केबल। अब जो केबल है उसमें सिंगल कोर केबल भी होता है। कोर का मतलब है कंडक्टर, जिसमें एक कोर होगी या एक कंडक्टर होगा। मल्टी कोर केबल भी है। मल्टी कोर में क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर होंगे या एक से ज़्यादा कोर होंगी, जैसे 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर एट्सेट्रा। टिपिकली एन अंडरग्राउंड केबल हैज़ ईदर 1 core, 3 core or 4 cores. The cables are then constructed accordingly. Underground cables are usually employed to deliver 3-phase power. जैसे 3 वायर सर्किट होते हैं 11 kV तक, 11 kV एंड उससे अबव 3 फेज 3 वायर। और इसी तरह केबल भी 3 कोर का ही होगा, 3 कंडक्टर उसमें होंगे। 3 कोर केबल इज प्रेफर्ड अप टू 66 kV, लेकिन 66 kV जो तक आप 3 कोर का केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। बियॉन्ड 66 kV इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द केबल इज टू मच। 66 kV से अबव जो है वो फिर आप 3 कोर केबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हर फेस पे एक सिंगल कोर यूज़ करेंगे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक में बहुत सारे अंडर सर्किट्स हैं जो 132 kV पर है, जैसे लियाकताबाद से सिविक सेंटर, इस तरह गिजरी ग्रिड से जैकब लाइन। ये कुछ अंडरग्राउंड केबल है जो 90s में चाइनीज़ ने डाले थे। तो ये केबल जो है ना, ये हर फेस के लिए अलग केबल इस्तेमाल किया है। एक सिंगल
एक ही केबल नहीं है जिसमें तीनों कंडक्टर हैं, बल्कि हर फेज के लिए अलग केबल है। तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे जाएंगे, आप अगर उस पर एक ही 3 कोर का केबल यूज़ करेंगे तो बहुत उसकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हैवी भी हो जाएगा। फॉर हायर वोल्टेजेस 3 कोर कंस्ट्रक्शंस बिकम टू बल्की एंड हैंस इवन विद सम लिमिटेशन वी एम्प्लॉय अ सिंगल कोर केबल। तो हमें सिंगल कोर केबल इस्तेमाल करने होते हैं। अब ये डायग्राम से देखें, ये है क्लासिफिकेशन जो मैंने पहली बताई थी, ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ केबल की बेसिस पे। ये सारे केबल है, ये ठीक है, ये सारे जैसे तस्वीर से लग रहा है ये लो टेंशन की केबल है, एलटी की केबल है। अब ये पहला वाला जो है जिसपे मैंने ये दिखा रहा हूँ, ये सिंगल कोर है, एक कोर है। ये भी सिंगल कोर है, सिर्फ साइज डिफरेंट है। ये भी सिंगल कोर है, साइज का फर्क है। अब ये 3 कोर है, एक कंडक्टर जिसमें 3 कोर या 3 कंडक्टर हैं, एक केबल, ये कहलाता है 3 कोर केबल। पूरा का पूरा ये तीनों पे इंसुलेशन चढ़ी हुई है, सारी इंसुलेशन है ये ब्लैक कलर की। फिर ये 4 कोर केबल है, 4 कंडक्टर हैं एक केबल में, 1 2 3 4। इसी तरह ये भी 3 कोर केबल है, 3 कंडक्टर हैं, और ये सिंगल कोर केबल है। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कोर्स या कंडक्टर इन अ केबल, सिंगल कोर, 3 कोर, 4 कोर। फिर दूसरे जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपॉन वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल। वोल्टेज रेटिंग की रिस्पेक्ट से हमने क्लासिफाई करते हैं केबल को। पहला है लो टेंशन एलटी केबल्स। दीज हैव अ मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 1 केवी। 1 केवी और उसके अंदर अंदर जितने भी होंगे ना, वो जैसे 400 केवी पर या 220 केवी पर, वो कहलाता है एलटी केबल, लो टेंशन केबल। उसके बाद है हाई टेंशन केबल, एचटी केबल। दीज हैव अ मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 11 केवी। जो 11 केवी वोल्ट पर जो जिसपे आप पावर सप्लाई कर रहे हैं वो केबल कहलाएंगे एचटी केबल, हाई टेंशन केबल। तीसरा है सुपर टेंशन केबल, एसटी केबल। दीज हैव अ मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 33 केवी, अप टू 33 केवी जो है वो कहलाते हैं सुपर टेंशन केबल। फिर है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। दीज हैव अ मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 66 केवी। फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। These are used for application with voltage requirement up to 132 kV। तो ये मुख्तलिफ वोल्टेज रेंजेज है जिसकी बेसिस पर हमने केबल को क्लासिफाई किया है। फिर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल। केबल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी केबल को क्लासिफाई किया। पहला है ये बेल्टेड केबल। इन सच केबल्स द कंडक्टर्स आर बंच्ड टुगेदर एंड देट बॉन्डेड विद एन इंसुलेटिंग पेपर, जिसको बेल्ट कहलाता है। वो सारी बीच में कंडक्टर होता है और उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंसुलेटर्स होती हैं। पेपर भी इस्तेमाल होता है एज एन इंसुलेटर। इन सच केबल ईच कंडक्टर इज इंसुलेटेड यूजिंग प्रॉपर impregnated with a suitable dielectric. The gap between the conductors and the insulating paper belt are filled with a fibrous dielectric material such as jute या हैसियन, उसका भी इस्तेमाल करते हैं जो बीच में गैप आते हैं, क्योंकि तीनों कंडक्टर एक ही केबल में है। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। द जूट लेयर इज देन कवर्ड बाय मेटेलिक। ये पूरी कंस्ट्रक्शन बताइए बेल्टेड केबल की। शीट एंड आर्मरिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब उसकी मैकेनिकल डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर्ड भी कर देते हैं केबल को, या तो तार की शक्ल में होते हैं या स्टील शीट्स की शक्ल में होती हैं। ये आगे जाके आप देखेंगे। ऐसा वन पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ दिस केबल इज दैट इट्स शेप मे नॉट बी परफेक्टली सर्कुलर। इट इज केप्ट नॉन सर्कुलर टू यूज द अवेलेबल स्पेस मोर इफेक्टिवली। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सच कंस्ट्रक्शन। Since the electric field is tangential, the insulation provided is stressed. As a result, the dielectric strength falls over time. Hence, such construction is not preferred for voltage level above 11 kV। 11 kV से ऊपर ये बेल्टेड केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ये टेक्निकल रीजंस दिए हैं ये सारे इसकी वजह से। अब ये एक डायग्राम है बेल्टेड केबल का। ये इसकी जो ये जो 3 कोर केबल है
और बीच में जो कंडक्टर है वो राउंड नहीं है, इस शक्ल में है, पैराबोला टाइप का इस तरह त्रिकोण बन रहा है। और ये जो ये कंडक्टर है और ये लाइट ब्लू कलर का जो है, पिंक कलर, ये जो ब्लू है ये पेपर बेल्ट है, ये पेपर है सारा। पेपर जो होता है वो इम्प्रेगनेटेड होता है, इम्प्रेगनेट किसी इंसुलेटिंग ऑयल में, इंसुलेटिंग ऑयल में डिप किया हुआ होता है, वो पेपर है। फिर ये बीच में जो गैप आ रहा है ना, ये यहाँ पे जूट जो मैंने बताया था ना, जूट जैसे बांग्लादेश में पैदा होता है जूट, वो यहाँ पे इसमें रखते हैं ताकि गैप ना रहे कोई। फिर ये ऊपर ये ग्रे कलर की ये लेड शीट है, लेड एक मेटल है, उसकी शीट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए केबल को, क्योंकि केबल अंडरग्राउंड ले करते हैं ना, तो ऐसा ना हो कोई डैमेज हो जाए या कोई वहाँ पे कोई काम कर रहा है, खुदाई कर रहा हो, उससे कोई डैमेज हो जाए अंदर केबल। फिर ये भी ये इंसुलेशन है वाइट कलर की, ये इंसुलेशन है, ये ब्लू, ये जो ब्लू है ये तो पेपर बेल्ट है, तो ये इंसुलेशन, ये वो जूट है जो ऊपर ये वाइट कलर की है। फिर ये आखिर में आउटर शीट है, ये भी वो है इंसुलेशन है। और जैसे मैंने बताया ना, ये आर्मर्ड केबल और अनआर्मर्ड केबल, उसमें मज़ीद इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए केबल को मज़ीद एक आर्मरिंग कर देते हैं केबल के ऊपर। और आर्मरिंग जो होती है वह तो स्टील वायर से करते हैं या स्टील प्लेट्स शीट्स होती हैं स्टील, उससे करते हैं, ताकि क्योंकि जब ले करते वक्त केबल कोई डैमेज ना हो, डैमेज से बचाने के लिए उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए इसकी आर्मरिंग भी की जाती है। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है, तो इसको हम यहीं पे फिर एंड कर देते हैं, ताकि आप जो है वो क्लासें भी हैं, उसकी जो लैब की क्लास है वो भी, कौन सी लैब हो रही है आजकल? सर आज तो हेलो, ईपीटी की है। नहीं कितनी लैब हो चुकी हैं? हेलो, 2 हुई है सर। 2 हुई हैं, कौन कौन सी? सर आज पहली लैब है। कौन करा रहा है लैब?